मकान मालिक और किराएदार दोनों सावधान, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते समय आपने इन बातों का नहीं रखा ध्यान, तो छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा हर्जाना भरवा सकती है और कानूनी पचड़ों में, कानूनी विवाद में फंसा सकती है। क्योंकि एग्रीमेंट बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए रेंट एग्रीमेंट बनाते समय या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते समय इन बातों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाद में मकान खाली करवाने को लेकर और पैसे का विवाद होने से बहुत बड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी हो सकती है। क्योंकि सिर्फ 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बना लेने से आप सुरक्षित नहीं हो जाते। रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में मैं कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आप एग्रीमेंट में शामिल करने से या उन बातों को आप भविष्य में ध्यान रखेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को मैं लेने वाला हूं, बारीकी से सारे पॉइंट्स पर जिक्र करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मकान मालिकों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल जानकारी देने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप संपत्ति किराए पर देंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिस पर अगर आप संपत्ति को किराए पर देते हैं तो ये मकान मालिकों के लिए गेम चेंजिंग रूल साबित हो सकता है, भविष्य में उनके लिए तमाम खतरों को मिटा सकता है। और चूंकि रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बनाने का प्रोसेस भी सेम है, कई कंडीशंस भी उनमें सेम रहती हैं, डिपॉजिट मनी भी आप उसमें ले सकते हैं, किराए को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के कानून और दोनों के एक्ट अलग हैं। मकान मालिक और किराएदारों के जो अधिकार हैं वो अलग अलग हैं। और चूंकि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में मकान मालिक के फेवर को कानूनन रूप से अधिक और वजनदार बनाया गया है, किराएदार के अधिकारों को इसमें कम किया गया है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के जो लास्ट के पार्ट है इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगा, ऐसी कुछ जानकारी देना चाहूंगा, और इन पॉइंट्स को अपनाकर, इन टिप्स को अपनाकर मकान मालिक और किराएदार के जो आपसी संबंध है, जो रिलेशन है, वो हमेशा के लिए अच्छे बने रहेंगे और उनको समय समय पर किराया आता रहेगा और उनकी संपत्ति कभी विवादित नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए मकान मालिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो भी किराएदार से लेन देन होता है उसकी हमेशा रिसिप्ट अपने पास रखें, और एक रिसिप्ट किराएदार को भी दें। अगर आप ऑनलाइन तरीके से किराए को लेते हैं तो उसकी डिटेल अपने पास सुरक्षित रूप से रखें। किराएदार से संपत्ति को लेकर कभी आपकी व्हाट्सएप पर कोई चैट हुई हो, कोई मैसेंजर पर चैट हुई हो, तो उसका रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखें। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में इस बात को भी मेंशन जरूरी रूप से करें कि आपकी संपत्ति का किराएदार के रहते वक्त मेंटेनेंस कौन करेगा, उस पर खर्च कितना आएगा, ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में आपको दर्ज कर देनी चाहिए। इसके अलावा लाइट और पानी के जो बिल आएंगे उनको किराएदार भरेगा या मकान मालिक भरेगा, किस प्रकार से उनको भरा जाएगा। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट को कितना बढ़ाया जाएगा, कितनी टर्म्स के बाद वो कितने % बढ़ेगा, ये सारी बातें आपको स्पष्ट तौर से उसमें लिखवा देनी चाहिए। किराएदार को संपत्ति खाली करने को कहा जाएगा तो उसके लिए उसको नोटिस किस प्रकार दिया जाएगा, कितने समय के पहले दिया जाएगा, और अगर किराएदार उस संपत्ति को खाली करना चाहता है तो मकान मालिक को किस प्रकार, कितने समय पहले को नोटिस देना होगा। ये तमाम जरूरी बातें भी, जो छोटे छोटे पॉइंट है, आपको रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में दर्ज कर देने चाहिए। इसी प्रकार अगर संपत्ति का कोई इंश्योरेंस किया गया है या किराएदारी के तहत किराएदार को इंश्योरेंस करवाता है तो उसका प्रीमियम कौन भरेगा, किराएदार भरेगा या मकान मालिक भरेगा, इन बातों को आपको स्पष्ट तौर से उसमें दर्ज करवा लेना चाहिए। इसके अलावा मकान मालिक समय समय पर उस संपत्ति को निरीक्षण कर सकेगा, आकर देख सकेगा कि उसमें कोई चेंज तो नहीं किए गए हैं, कोई बदलाव तो नहीं किए गए हैं। ये सारी बातें इंस्पेक्शन के तौर पर मकान मालिक आकर कर सकेगा, इस बात को भी ऐड कर देना चाहिए। एक बात और देखी गई है कि कई किराएदार किसी व्यक्ति से कम किराए पर किसी भी संपत्ति को उठा लेते हैं, यानी कि किराएदार बन जाते हैं और उस संपत्ति को आगे सबलेट कर देते हैं, यानी कि अन्य व्यक्ति को किराए पर दे देते हैं। तो इसके लिए मकान मालिक को किराएदार को पाबंद कर देना चाहिए, उसमें स्पष्ट तौर से लिखवा देना चाहिए कि वह उस संपत्ति को किसी अन्य को किराएदार रख नहीं सकेगा, न ही सबलेट कर सकेगा और न ही उस संपत्ति का कोई पहचान या ऐसा कोई सेल एग्रीमेंट बना सकेगा। कई जगह ऐसा देखा गया है कि व्यावसायिक तौर पर कोई संपत्ति को किराए पर लेते हैं और बाद में लेता तो कोई अन्य व्यक्ति है, लेकिन उस संपत्ति पर अन्य किराएदार को वो रख लेते हैं, अपना भागीदार बना लेते हैं, व्यवसाय में एक तरह से पार्टनर बना लेते हैं। तो आपको इस बात को मेंशन जरूर करना चाहिए कि संपत्ति को कौन व्यक्ति किराए पर लेगा, किराया कौन देगा और उस संपत्ति पर व्यवसाय किस प्रकार से करेगा और व्यवसाय में किस प्रकार से वह भागीदारी करेगा। कई लोग ये भी गलती करते हैं कि संपत्ति को देते तो रेजिडेंशियल तौर पर किराए पर हैं, यानी कि उस व्यक्ति को रहने के लिए संपत्ति को किराए पर देते हैं, लेकिन आजकल वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम चल रहा है तो वो व्यक्ति उस पते पर कोई ऑनलाइन व्यवसाय करता है या किसी भी तरह का कोई व्यवसायिक काम करना शुरू कर देता है। तो आपको इसको स्पष्ट तौर से लिखना चाहिए कि वह संपत्ति पर रहेगा या वहां पर वर्क करेगा, और अगर वर्क करेगा तो कई लोग ऐसे होते हैं जो जीएसटी नंबर
उस पते पर ले लेते हैं और कई बार विवाद होने की वजह से वो उस संपत्ति को छोड़कर चले जाते हैं। कई बार उस संपत्ति पर जीएसटी नंबर लेकर ऐसा व्यवसाय कर लेते हैं कि करोड़ों का लेन देन उस जीएसटी नंबर पे कर लेते हैं और बाद में चुपचाप उस संपत्ति को खाली करके भाग जाते हैं और ये लायबिलिटी, ये देनदारी मकान मालिक पर आ जाती है, क्योंकि जीएसटी के नोटिस कई जगह पर देखे गए हैं कि किराएदार ने उसको यूज किया और नोटिस को भरने के लिए मकान मालिक को नोटिस मिलने लग गए। तो ये गलती आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, बहुत ज्यादा इरिटेट कर सकती है, कई बड़े झमेलों में उलझा सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकती है और लाखों रुपए का हर्जाना भरवा सकती है। तो स्पष्ट तौर से जीएसटी के बारे में जिक्र अपने रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में जरूर करें। जैसे ही आप रेंट एग्रीमेंट बनाएं या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाएं, अगर 11 महीनों की अवधि के लिए आप उसको बनवा रहे हैं तो उसको नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवा लीजिए, उसको नोटरी पब्लिक करवा लीजिए और 2 गवाहों की गवाही भी उसमें अनिवार्य रूप से करवाकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लेकर रख लीजिए। और अगर 11 महीनों से अधिक का आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी बनवा रहे हैं तो फिर उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा और आपको संबंधित सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, निबंधक ऑफिस में जाकर उसको प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी चुकाकर रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। अब ये जो रजिस्टर्ड करवाने की कार्रवाई है वो अलग अलग राज्यों में, हमारे देश में अलग अलग है। कहीं पर स्टाम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है, कहीं पर स्टाम्प ड्यूटी नाम मात्र लगती है। तो ये स्टेट वाइज होती है और स्टाम्प ड्यूटी को आपको संबंधित सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पता कर लेना चाहिए कि आप किस राज्य से रहते हैं और आपके राज्य में क्या स्टाम्प ड्यूटी लगती है। रेंट एग्रीमेंट को आप कैंसिल नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक कानूनी प्रोसेस है, उसको पूरा करना होता है। और इसके लिए अगर आपको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाना है या उसका फॉर्मेट चाहिए, हमारे यहाँ विशेषज्ञों की टीम है। आपके कहे अनुसार, आपकी कंडीशन के अनुसार, आपकी शर्तों के अनुसार अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, तो नॉमिनल शुल्क पर ये आपके घर में, आपके मोबाइल पर हमारे द्वारा बनाकर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी पॉइंट, जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं वो रियल एस्टेट में हमारे 25 वर्षों के कार्यकाल और अनुभव के आधार पर बताए गए हैं। और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में या प्रॉपर्टी के रेंटल्स मैटर्स में अगर ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे तो ये सावधानियां आपके भविष्य के लिए सुरक्षा तय करेंगी और भविष्य में होने वाले कई खतरों से भी आपको बचाएगी। और अगर आप द्वारा की गई एक छोटी सी गलती, आपके द्वारा एक छोटी सी असावधानी भविष्य में आपकी कई मुश्किलों को तय करेंगी, आपको फालतू के झमेलों में उलझा देगी और भविष्य में मुफ्त की कई मुश्किलों को भी न्योता दावत दे देंगी, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर कर देंगी, आपको कई लाखों रुपए का हर्जाना भरवाने को कर देंगी, आपकी जमा पूंजी को डुबो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी लफड़े में पड़ सकती है, विवादित हो सकती है और कई लाखों की जो गाड़ी कमाई है, आपकी जमा पूंजी है, उसको भी डुबो सकती है। तो अगर आपने अपनी संपत्ति को किराए पर दे रखा है और आपने रेंट एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखा है या उसमें उसी अवधि को कंटिन्यू करके अवधि को बढ़ा दिया है और सेम एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखा है, तो अभी से समझ जाइए और अभी से तुरंत एक नया रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस बनाइए और तमाम नई कंडीशनों को एक नई दिनांक से, एक नई टर्म्स के साथ बनाइए। और दोस्तों, मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि एक फुलफिल विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस आप अगर बनवाना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञों की टीम के कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए हुए हैं, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बनवा सकते हैं या फॉर्मेट भी आप मंगा सकते हैं, उसको आप एडिट करके काम में ले सकते हैं। इसके लिए हमारी टीम के द्वारा कुछ नॉमिनल चार्ज आपसे लिया जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि काफी लोग चैट जीपीटी से या ऑनलाइन तरीके से किसी भी रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें अपनी जरूरी कंडीशन को डालकर ये समझ लेते हैं कि उन्होंने एक फुलफिल रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवा लिया है। तो ये बात भी आपके लिए बहुत बड़ी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि किसी भी रेंट एग्रीमेंट में अगर एक छोटा सा पॉइंट भी आपने गलत दर्ज कर लिया तो वो भविष्य में आपको बहुत बड़े नुकसान के स्वरूप आपको बहुत बड़ी तकलीफ में डाल सकता है। इसलिए किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही अपने रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को बनवाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा जानकारी देने वाला और मकान मालिकों के लिए बहुत ज्यादा फेवर का एक वीडियो था, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिए। हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन और हाइप का बटन जरूर पुश करें और इस वीडियो को अपने जानने वालों में, अपने मित्रों में और उन व्यक्तियों में जो संपत्ति को किराए पर देते हैं फॉरवर्ड जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। आपके द्वारा किया गया एक शेयर कई लोगों की, कई मकान मालिकों की सुरक्षा कर सकता है और उनके लिए फेवर का और फायदेमंद हो सकता है। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नए कंटेंट और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।